हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चिराग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, आज का ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक चैप्टर है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिसेबिलिटीज़ के जितने भी मतलब उसके वर्गीकरण होते हैं, ठीक है, उसका जो वर्गीकरण है वो हम लोगों ने देखा हुआ था, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। उसके अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो आज के इस चैप्टर में लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत ही गहन तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आप पहले से लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके जो नाम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जितने भी अलग अलग प्रकार होते हैं उन सब में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। ये बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो को बनाया गया है और जो है हर एक लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम अक्षमता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपना क्लास आज का स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग अधिगम अक्षमता। ठीक है, अधिगम अक्षमता क्या है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। आसान भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो सीखने की क्षमता जो होती है, उसकी योग्यता, सीखने की जो एबिलिटी हर बच्चे के अंदर होती है, बट अगर कोई बच्चा अपने सामान्य बच्चों से थोड़े कम गति से सीखता है या उसके अंतर्गत एबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है, जो नॉर्मल सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि जूते का लेस बांधना या फिर बटन लगाना, टाई बांधना, ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो एक उम्र के बाद बच्चा सीख ही जाता है। अगर उसी उम्र का बच्चा उस चीज़ को आसानी से नहीं कर पा रहा है, जूते के लेस नहीं बांध पा रहा है ढंग से, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें ABCD लिखनी है वो अगर लिख नहीं पा रहा है, बहुत ही आसान सी चीज़ें अपने स्कूल में वो सीख नहीं पा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे है कि अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं, इन सब के द्वारा जो है किसी एक या फिर अधिक प्रक्रियाओं में मंदता यानी कहने का मतलब है कमी। अगर कोई बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, वाक का मतलब होता है बोलना, अगर ठीक से किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बोल करके, अगर उसके भाषा में कोई प्रॉब्लम है, वो कितने भी प्रयास करने के बाद भी उसका लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जो आसान से आसान मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं उनको भी सॉल्व करने में थोड़ी सी उसको कठिनाई हो रही है या फिर ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये सभी होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर वो ये सभी चीज़ें अगर वो नहीं कर पा रहा है तो बच्चे में किसी न किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लक्षण। ठीक है, तो क्या लक्षण होते हैं अधिगम, जो बच्चे होते हैं जिनको अधिगम अक्षमता होती है उसके अंदर क्या किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि वर्तनी में त्रुटि करते हैं। अगर कोई बच्चा वर्तनी में बार बार त्रुटि कर रहा है, ठीक है, उसकी उम्र हो गई है उस चीज़ को समझने की, उसके बाद भी अगर वो वर्तनी में त्रुटि कर रहा है, अगर वो कैट को बैट पढ़ रहा है, ठीक है, या बैट को कैट लिख रहा है, बोर्ड में अगर कोई टीचर कुछ पढ़ा रही है तो उसको ठीक से वो समझ नहीं पा रहा है, त्रुटि कर रहा है पढ़ने या फिर लिखने में, तो हो सकता है उसके अंदर जो है लर्निंग डिसेबिलिटी हो। ठीक है, इसके बाद है कि हमेशा गंदे रहना, गृह कार्य को विलंब से करना, कक्षा में देरी से आना आदि आदतें पाई जाती है। तो वो खुद का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाएगा, ठीक है, उसको वो हमेशा खेल कूद में व्यस्त रहेगा या फिर गंदा रहेगा, हमेशा साफ सफाई में उसका ध्यान नहीं रहेगा। इसके अलावा गृह कार्य को, जो होमवर्क उसको दिया जाता है उसको देर से करना, हर दिन जो है अपने होमवर्क को जो है कंप्लीट नहीं कर पाना, जो है बिना कंप्लीट किए हुए स्कूल में आ जाना, कक्षा में देरी से आना, ठीक है,
तो मतलब कि रोज़ ऐसा उसको देखा गया है कि वो कक्षा में हमेशा देरी से आता है। ऐसे नहीं है कि वो शैतान है, शैतानियाँ करता है, इस वजह से वो रोज़ लेट हो जाता है। वो जल्दी आना चाहता है, बट उसको समय की वैल्यू नहीं पता है कि इसी टाइम पर हमको स्कूल में पहुंच जाना है, नहीं तो स्कूल में जो है सज़ा दी जाएगी, ठीक है, स्कूल में पनिशमेंट दी जाएगी। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और रोज़ कक्षा में उसको आने में देरी हो जाती है। इस तरह की जो चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंतर्गत होती है, ऐसे बच्चों में देखी जाती है। फिर है समय सारणी के अनुसार कार्य ना कर पाना। तो जैसे मैंने कहा कि वो कक्षा में देरी से आता है तो उसको समय सारणी का जो है ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई टीचर उसको टास्क देते हैं कि हर बच्चों को कि चलो 10 मिनट के अंदर जो है इसको करके दिखाओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, इस चीज़ को याद करके दिखाओ, तो सारे बच्चे कर लेते हैं। बट कोई बच्चा ऐसा होगा जो हर रोज़ हर किसी भी काम को उस दिए हुए समय में अगर वो नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि वो लर्निंग डिसेबल्ड हो, वो चिल्ड्रेन जो है, वो बच्चा जो है। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सामान्य दिखने के बावजूद पढ़ाई में अगर वो कमज़ोर होता है, देखने में तो वो बिल्कुल फिट लगता है, ठीक है, बातचीत भी अच्छे से कर लेता है टीचर से, देखने में भी फिट है, कोई बीमार नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो सीख नहीं पा रहा है, वो पढ़ाई लिखाई में अगर कमज़ोर है, तो ये समझना चाहिए कि उसके अंदर जो है किसी न किसी तरह का अधिगम अक्षमता है, किसी न किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर। फिर है उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता, जबकि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। मतलब कि वो बोलने में बहुत सक्षम है, अच्छे से आंसर दे पाता है, किसी से अच्छे से तर्क से जवाब दे पाता है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, बुक को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रहा है, पढ़ने में गलतियां कर रहा है। तो हो सकता है उसके अंदर जो है रीडिंग डिसेबिलिटी हो, ठीक है, बुक को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये समझ जाना चाहिए टीचर को कि उसके अंदर जो है रीडिंग डिसेबिलिटी या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसके अलावा उचित प्रकार से पढ़ तो पा रहा है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पढ़ ले रहा है, अच्छे से पढ़ ले रहा है, बुक को बिना रुके बिना अटके पढ़ ले रहा है, लेकिन उसको ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसको समझा नहीं पा रहा है किसी को, तब भी उसके अंदर हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी हो। फिर पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे इस तरह के होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, तो वो चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ पाते, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना, ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया है, स्टूडेंट बड़ा हो गया, उसके बाद भी अगर किसी वर्ड को, मान लीजिए ये स्थापित एक वर्ड है, अगर उसको पढ़ रहा है तो एक एक अक्षर को ध्यान दे करके पढ़ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। फिर शब्दों के उच्चारण में कठिनाई, तो उसको शब्दों के उच्चारण में जो है कठिनाई होती है। जैसे ये उच्चारण लिखा हुआ है, उसको अच्छे से वो नहीं पढ़ पाएगा, उसको उच्चारण या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ेगा जो सही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें उसके अंतर्गत देखी जाती हैं। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। जो मेन चीज़ जो आपको याद रखना है वो है अधिगम अक्षमताओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इनको आपको देखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकार को देख लेते हैं, एक एक सेंटेंस में इसको यहाँ पर मैं बताते चलूँगा, इसके आगे इसको डिटेल से देखेंगे। पहला है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये जो है एक तरह का पर्टिकुलर रीडिंग से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड एक तरह की डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है लिखी हुई चीज़ों को। सेकेंड में देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? वो लिख नहीं पाता है अच्छे से। बच्चा किसी भी चीज़ को अगर उसको लिखने दिया जाता है वो गलत लिखता है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाता। जैसे बैट को कैट लिखेगा या फिर बैट को टैब लिखेगा, उसको उल्टा लिख देगा। इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया, ठीक है। डिस्कैलकुलिया, इसमें क्या होता है? ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डिसेबिलिटी है। इसमें जो है मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में समस्या आती है, चाहे कठिन प्रश्न हो, चाहे कोई आसान से आसान प्रश्न को भी कोई बच्चा ठीक से हल नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर जो है इस तरह की डिसेबिलिटी देखी जाती है। फिर है डिस्मॉर्फिया, ठीक है। तो डिस्मॉर्फिया में समझिए क्या होता है? ये डिस्मॉर्फिया जो है एक तरह की किस तरह का प्रॉब्लम है? इसमें क्या होता है कि बच्चे को बॉडी शेप थोड़ा अलग सा लगता है, ठीक है। कंपैरिजन टू अदर, अगर वो दूसरों से अपना कंपैरिजन करता है तो उसका कोई बॉडी पार्ट, उसके हाथ की उंगलियां, उसकी हथेली, उसका हाथ दूसरों से अलग शेप में उसको नज़र आती है। असल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे हाथ का शेप अलग है, मेरी उंगलियां छोटी हैं, पेन को नहीं पकड़ पाएंगी या फिर बॉटल को नहीं पकड़ पाएंगी,
तो वो कंपेयर करने लगता है दूसरों से अपने किसी पर्टिकुलर बॉडी शेप को लेकर के। जब वो आईने में देखेगा तो उसकी अपनी आंखें बहुत छोटी लगेगी। इस वजह से क्या होता है, वो बच्चा हताश हो जाता है, उस बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम आने लगती है, सीखने में प्रॉब्लम आने लगती है, तो वो होता है डिस्मॉर्फिया। ठीक है, अब ये जो है अफेजिया और डिस्फेजिया, ये दोनों एक ही तरह के हैं। थोड़ा सा इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो अफेजिया या फिर डिस्फेजिया में क्या होता है, ये जो है ये दोनों जो है बोलने से रिलेटेड जो है डिसेबिलिटी है। ठीक है, बोलने में इसमें परेशानी होती है, बच्चा ठीक से बोल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को, तो बोलने से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आते हैं अप्रेक्सिया। ठीक है, अप्रेक्सिया, इसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। ये दोनों एक तरह की हैं, इन दोनों को लगभग सेम माना जा सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है उसको देख लीजिएगा। तो ये क्या है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम इसमें होती है, मसल्स में। ये जो है मांसपेशियों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हम देखते तो हैं, जैसे पेन को, कोई स्टूडेंट पेन को अच्छे से देख तो पा रहा है बस, बट उस पेन को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, उस पेन को पकड़ करके अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। तो इससे जो है मांसपेशियों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, अप्रेक्सिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। बॉटल को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, उसके ढक्कन को अच्छे से खोल नहीं पाएगा, इस तरह की समस्या होती है। ये मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या है। आगे है जो नेक्स्ट है वो है ADHD। इसको अच्छे से समझिएगा। ADHD क्या है, इसको कहते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम इसमें होती है, अटेंशन से रिलेटेड। बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी भी चीज़ को, उसका ध्यान जल्दी से भटक जाता है, ध्यान जो है भंग हो जाता है। फिर उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, पहला तो ये है कि वो अटेंशन नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है। दूसरा ये कि उसकी एक्टिविटी बहुत ही हाइपर है, बहुत जल्दी, मतलब तुरंत वो बोर हो जा रहा है, इधर उधर की चीज़ें, इधर उधर की हरकतें करता है। ठीक है, क्लास में अगर बच्चा बैठा है तो किसी और को परेशान करने लगेगा, एक जगह ठीक से बैठ नहीं पाएगा, दिन भर इधर उधर हिलते डुलते रहेगा। अगर टीचर उसको ध्यान दे करके पढ़ने को कहेगी तो वो ध्यान दे करके ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाएगा। इस तरह की समस्या इसमें होती है। नेक्स्ट जो है स्वालीनता, इसको कहते हैं स्वालीनता, इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि इसको ASD भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्वालीनता यानी कि इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को बार बार करने लगता है। ठीक है, उसको पता नहीं, याद नहीं रहता, या क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार करने लगता है। जैसे कि एक बार वो बैग से अपना पेन निकालेगा, फिर रख देगा, फिर उसको कुछ देर बाद फिर से निकालेगा, फिर रखेगा, फिर निकालेगा, फिर रखेगा। इस तरह की यानी किसी भी चीज़ को बार बार वो दोहराता रहता है। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी इसमें होती है। तो चलिए आगे जो है इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं, और इसमें से हर एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया क्या होता है इसको देखिएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया असल में होता क्या है, डिसलेक्सिया ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है। डिसलेक्सिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने तारे ज़मीं पर देखा होगा, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। उस बच्चे को जो है उसमें ईशान जो रहता है एक बच्चा, उसको डिसलेक्सिया नाम की यही प्रॉब्लम होती है, उसको पढ़ने लिखने से रिलेटेड। तो ये जो पर्टिकुलर इसको चलिए देख लेते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से होता है, पठन विकार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पठन विकार से। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पढ़ने लिखने दोनों से रिलेटेड समस्या कौन सी है, तब भी आप डिसलेक्सिया को ही जो है टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि पढ़ने लिखने दोनों से संबंधित, तो इसको कई बार कॉमनली पढ़ने और लिखने दोनों से संबंधित मान लिया जाता है, लेकिन असल में विशेष रूप से देखा जाए तो ये पढ़ने से संबंधित समस्या है। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो बालक को जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको बालक ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक से पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये होती है डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो जैसा मैंने कहा, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक प्रॉब्लम है, और कई बार परीक्षाओं में पढ़ने और लिखने दोनों से अगर पूछ लिया जाता है तब भी आप डिसलेक्सिया को ही टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है डिस्ग्राफिया, देखिएगा डिस्ग्राफिया क्या है। यह लिखने संबंधी अक्षमता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है। अब ये जो डिस्ग्राफिया है वो लिखने से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया,
ग्राफ से आप याद कर सकते हैं इसको, ग्राफ यानी कि कुछ खींचना, ठीक है, ग्राफ लकीरें खींचना, तो ये हो जाता है लिखना, लिखने से यानी कि राइटिंग से रिलेटेड है। तो इंग्लिश वाले भी ये जो लिखा हुआ है उसको ध्यान न दें, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप सिर्फ मेरी बातों को सुने और खुद से आप नोट्स बना सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ, ग्राफ से याद रख सकते हैं, ये लिखने से रिलेटेड एक समस्या है, ठीक है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियों से संबंधित गड़बड़ियां होती है। अगर किसी बच्चे की न्यूरो प्रॉब्लम भी है अगर, या फिर अगर उसकी उंगलियों की शेप ठीक नहीं है, उसके हाथ की शेप ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है, पेन को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसको जो है डिस्ग्राफिया कहा जा सकता है, उस बच्चे को डिस्ग्राफिया है ऐसा कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी अधिगम अक्षमता संभव है। अगर उसको कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी हो सकता है कि उसको लिखने में परेशानी हो, तो वहाँ पर डिस्ग्राफिया डिसेबिलिटी इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया आप याद रखेंगे, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से रिलेटेड, डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड। फिर है देखते हैं डिस्कैलकुलिया, ठीक है। तो डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, कैलकुलिया, इसको आप कैलकुलस से आप कैलकुलेशन से आप याद रखेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन से। तो डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, यह एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित, अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी कि जो गणित से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व करने में अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो वहाँ पर उसको डिस्कैलकुलिया होगा, ठीक है। वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो डिस्कैलकुलिया कहलाएगी। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है, न्यूमलेक्सिया भी इसको कह सकते हैं। तो डिस्कैलकुलिया, इससे आप कंफ्यूज ना हो, डिस्कैलकुलिया आपको याद रखना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है समझ लीजिए, यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई अंग बहुत छोटा या अपूर्ण है। तो ऐसा रियल में नहीं होता है, बस उसको एक भ्रम हो जाता है, उस व्यक्ति को या उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई अंग जो है, ठीक है, उसके शरीर का कोई अंग छोटा है या उसका शेप ठीक नहीं है, आंखें छोटी है, आईने में देखने पर उसको अपनी आंखें, अपना मुंह छोटा लगेगा, जिसकी वजह से वो टेंस रहेगा, उसको टेंशन रहती है कि मेरे शरीर का शेप अच्छा नहीं है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है, यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, उसके सीखने पर, उसके अधिगम पर, उसके लर्निंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर होती है डिस्मॉर्फिया। इस लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। तो ठीक है, डिस्मॉर्फिया क्या होता है, शरीर का शेप उसको, बच्चे को दूसरों से अलग लगने लगता है, कोई शरीर का अंग छोटा या फिर अपूर्ण लगने लगता है, ये होती है डिस्मॉर्फिया। आगे बढ़ते हैं, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम, ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। यानी कि जो भाषा संप्रेषण डिसेबिलिटी जो होती है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है उसको अफेजिया कहा जाएगा। लैंग्वेज, इसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो मौखिक रूप से यानी कि बोलना, इसको सिंपल भाषा में क्या कहा जा सकता है कि बोलने से रिलेटेड जो समस्या होती है, बोलने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो अफेजिया के अंतर्गत आ जाता है। अफेजिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, कौन सी, स्पीक, ठीक है, बोलने वाली एक जो डिसेबिलिटी है वो है अफेजिया, इसको आप समझेंगे। आगे है डिस्फेजिया। तो मैंने बताया था अफेजिया और डिस्फेजिया में जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। तो अफेजिया या डिस्फेजिया का जो मुख्य कारण है वो होता है मस्तिष्क की वजह से। मस्तिष्क में कोई क्षति होती है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डिस्फेजिया उस बच्चे को हो सकता है। तो अफेजिया और डिस्फेजिया में यही अंतर है कि ये पूर्ण रूप से ये प्रॉब्लम होता है, उसको बोलने में कोई दिक्कत है, उसको पूरे रूप से वो जो पढ़ रहा है उसको ठीक से बोल नहीं पाएगा। जो अगर कोई बोल रहा है उसको भी सुनने में उसको प्रॉब्लम होगा, सुन करके समझने में प्रॉब्लम होगा। वो जो है एक कनेक्शन नहीं बैठा पाएगा कि कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम पूरे रूप से जब होती है उसको अफेजिया कहते हैं। और आंशिक रूप से अगर होती है, अगर वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, रुक रुक करके बोल रहा है, या फिर अगर कोई बोल रहा है उसको लेट में समझ रहा है, तो वहाँ पर वो डिस्फेजिया हो जाएगा। तो ये गंभीरता पर निर्भर है, अगर वो ज़्यादा गंभीर है तो ये अफेजिया होगा, अगर कम गंभीर है तो डिस्फेजिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रेक्सिया,
ठीक है। अप्रेक्सिया क्या होता है इसको समझिए। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। तो अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया, इधर डिस्प्रेक्सिया भी दिया गया है जो कि अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है। तो पहले अप्रेक्सिया को समझ लीजिएगा। तो मैंने बताया था पहले आपको कि बॉडी कोऑर्डिनेशन में इसमें प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है? बॉडी कोऑर्डिनेशन में। ये मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मांसपेशियां इसमें साथ नहीं देती है, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होता है, चलने में प्रॉब्लम होता है, टहलने में प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा बोलने में भी प्रॉब्लम होता है। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था बोलने में प्रॉब्लम किस में होता है? डिस्फेजिया और अफेजिया में। तो डिस्फेजिया और अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया में अंतर समझिएगा। इसमें क्या होता है, मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाता है, ठीक है, बोलने में सक्षम नहीं है, यानी कि उसकी अंग ठीक है, उसके अंग जो है ठीक है, होंठ ठीक है, उसके दांत ठीक है, उसके जो है जीभ ठीक है, इसके लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो ये होता है अफेजिया डिस्फेजिया। लेकिन अप्रेक्सिया में क्या होता है, उसका होंठ ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका जीभ ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मांसपेशियों की प्रॉब्लम है। मांसपेशियों की वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, टहल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में अप्रेक्सिया होता है। अप्रेक्सिया कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? जिसमें मांसपेशियों से रिलेटेड समस्याएं होती है, जैसे कि लिखना, चलना, टहलना, इस तरह की समस्याएं होती है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो है क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। तो डिस्प्रेक्सिया क्या है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक विकार है। तो मैंने जैसे बताया तंत्रिका तंत्र से संबंधित यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्प्रेक्सिया हो जाता है। वह आंखों के बीच और हाथों के बीच संबंध नहीं बना पाता है, समन्वय नहीं बना पाता है। वो बोर्ड में लिखा हुआ देख तो पा रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसको लिख नहीं पा रहा है। अगर बोर्ड में बैट लिखा हुआ है तो वो बैट को लिखने में उसको काफ़ी टाइम लग रहा है, या फिर वो ठीक से बैट लिख भी नहीं पा रहा है। उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब होती जा रही है उसके मांसपेशियों के बनावट की वजह से। तो उस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया है ये कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा ADHD, ठीक है। ADHD आ जाता है, देखते हैं ADHD में क्या दिया गया है। ADHD जो मैंने बताया था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट उसको जो है अटेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, वो ध्यान लगा तो नहीं पा रहा है बल्कि और भी ज़्यादा सक्रिय हो जा रहा है, इधर उधर की चीज़ें सोच रहा है, इधर उधर देख रहा है। टीचर के मना करने के बावजूद भी इधर उधर हरकतें कर रहा है, हाथ पैर इधर उधर कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, टीचर के बातों पर कुछ कमेंट कर रहा है बार बार। तो इस तरह की चीज़ें ADHD कहलाती हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें बच्चे को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है। अगर बच्चे के साथ बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर को या फिर परिवार वालों को ये समझ जाना चाहिए कि उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बच्चा सामान्य से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, वो एक जगह बैठ ही नहीं पाता है, ठीक है, सक्रिय हो जा रहा है, बार बार हिल डुल रहा है, बार बार इधर उधर हाथ पैर चला रहा है। अक्सर बचपन में ये ADHD जो है अक्सर बचपन में शुरू हो जाता है और वयस्कता तक बना रह सकता है, ठीक है, वयस्कता तक बना रह सकता है। इसमें आत्मसम्मान, रिश्ते नाते, स्कूल में समन्वय स्थापित करना, इस तरह की समस्याएं आती है। आत्मसम्मान यानी बच्चा को पता होता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, इसके बावजूद भी वो चाह कर भी उसको नहीं रोक पाता, इस वजह से उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचता है, ठीक है। उसके रिलेशनशिप में भी उसके घर परिवार में भी उसको थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होती है, तो उसके रिश्ते नाते गड़बड़ाते हैं। इसके अलावा स्कूल में भी वो समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा है, टीचर के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है ADHD के वजह से, ठीक है। तो ADHD को अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वालीनता, इसको समझ लेते हैं। स्वालीनता क्या होता है? स्वालीनता इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा, इंग्लिश में ही इसको समझिएगा। स्वालीनता इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। इसको समझिएगा। सीमित यानी कि एक ही काम को, किसी किए हुए काम को ही
दोहराव युक्त व्यवहार करता है, बार बार दोहराता है, तो वहाँ पर स्वालीनता उसको कहा जा सकता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार अपने बैग से जो है पेन को बार बार निकाल रहा है, ठीक है, पेन को वो बार बार अपने बैग से निकालता है फिर अंदर डालता है, तो इस तरह की जो उसके साथ एक्टिविटी बार बार उस जो चीज़ों को करता है उसको देखी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि अपने बैठने वाली जगह को बार बार साफ़ करना, अगर वो एक बार साफ़ करके उस जगह पर बैठा हुआ है तो फिर से उठेगा, फिर से उस जगह को साफ़ करेगा और फिर से वहाँ पर बैठेगा। तो किसी भी चीज़ को बार बार अगर वो दोहराता है, ठीक है, बार बार दोहराता है, तो उसको स्वालीनता कहा जा सकता है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उसको कहा जा सकता है। इसमें संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, समस्या समाधान, पढ़ाई लिखाई, सामाजिक आदि समस्याएं आती है, इसको समझिएगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल जो है डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्टीपल डिसऑर्डर वाली जो डिसेबिलिटी है वो कौन सी है, तो वो स्वालीनता होगी, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक उसके संज्ञान में कुछ प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता है। इसके अलावा व्यवहार में वो चीज़ें जो हैं किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, समस्या समाधान में उसको प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि रीजनिंग से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों में तर्क नहीं लगा पाएगा। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सामाजिक नहीं होते, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो स्वालीन होते हैं, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो सामाजिक नहीं होते, समाज में घुल मिल नहीं पाते अच्छे से। घुलने मिलने में और समन्वय स्थापित करने में उनको लोगों के बीच जाने में तकलीफ होती है, लोगों के बीच जाने में समस्याएं आती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से बात करना नहीं आता है, अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ठीक है, कुछ इतने डिसऑर्डर हम लोगों ने देखे। ठीक है, कुल मिला के जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी देखी है, तो यहाँ कुल मिला के 10 लर्निंग डिसेबिलिटी हम लोगों ने देखी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी के सभी से मल्टीपल जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। इससे मल्टीपल क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं और ये किसी एक एग्ज़ाम्स की बात नहीं है, हर एग्ज़ाम में जो है आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और आप इसको अच्छे से दोहरा करके इसमें अपना पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।